दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 74 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्लेटफॉर्म पर वो 2.5 घंटे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम स्टेशन पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। पहुँचते ही हमने आरक्षण चार्ट पर दृष्टि डाली, लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य के ही दर्शन हुए। वेटिंग लिस्ट में जिन भाग्यवानों के नाम मेरे दोस्त से पहले दर्ज थे, उनका आरक्षण हो चुका था, लेकिन मेरे ही दोस्त को जाने किस जुर्म की सजा में लटका कर रखा गया था। दुर्भाग्य ने उसे और उसका साथी होने का कारण मुझे एक और तरह से भी परेशान किया था। पुणे से आने वाली जिस गाड़ी में उसे जम्मू जाना था, वह 2.5 घंटे लेट थी। इस दूसरी परेशानी का असर उससे ज्यादा मुझ पर पड़ा था। मैंने सोचा था कि अगर गाड़ी आदत से मजबूर होकर लेट ही आना चाहेगी, तो भी 9 बजे तक आ ही जाएगी। दोस्त को विदा करके मैं आसानी से 10 बजे की आखिरी बस से अपने घर पहुंच सकता था, मगर अब वह बात नहीं रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दोस्ती और लिहाज का चोला उतार कर दोस्त को उसकी किस्मत के हवाले करके स्टेशन पर छोड़ जाऊं और खुद समय पर अपने घर लौट जाऊं, या फिर मुद्दत बाद मिले दोस्त के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए तब तक स्टेशन पर ही ठहरूं जब तक पुणे से आकर गाड़ी उसे लेकर जम्मू के लिए रवाना नहीं हो जाती। अपने आप को अपनी किस्मत के नहीं बल्कि अपने प्रभु के हवाले करूं। यदि उसकी इच्छा होगी तो मुझे सकुशल मेरे घर पहुंचा देगा। इच्छा ना होगी तब भी मेरा सिर उसके आगे झुका रहेगा। इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। ना ट्रेन वक्त पर आएगी, ना प्लेट टाइम पर टेक ऑफ करेगा। मेरे दोस्त ने यह बात तल्ख लहजे में कही और बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म पर निरुद्देश्य घूमने लगा। मैं स्टेशन मास्टर के पास गया। उसने मुझे तसल्ली दी कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गाड़ी आते ही हमें टीटी से बात करनी चाहिए। अगर उसके पास कोई बर्थ खाली होगी तो वह बर्थ हमें ही मिलेगी। जिस प्रकार कोई मुर्गी चोंच में दाना लेकर चूजे के पास जाती है, उसी प्रकार मैं भी यह शुभ सूचना लेकर अपने दोस्त के पास गया। सुनकर उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसके चेहरे पर उसकी खास मुस्कुराहट एक बार फिर मेरा मजाक उड़ाने लगी। स्कूल मास्टर से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब झूठी तालीम और झूठी तसल्ली देते हैं। इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। मेरा यह दोस्त कश्मीर का प्रसिद्ध और जाना माना बुद्धिजीवी था, जो मानव मूल्यों के विषय में हुई एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने दिल्ली आया था। 2 दिन की यह कॉन्फ्रेंस कल शाम को ही संपन्न हुई थी। आज सवेरे वह होटल छोड़कर मेरे यहाँ आया था और सारा दिन मुझे अर्पित किया था। सबसे पहले हम इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर गए थे। वहाँ उसने रिक्वेस्ट कर टिकट वापस करके रिटर्न एयर फेयर के रुपए जेब में डाले थे। वहाँ से हम करोल बाग गए थे, जहाँ से उसने बीवी बच्चों के लिए कपड़े और कुछ दूसरा सामान खरीदा था। करोल बाग से आकर उसने मेरे घर पर मेरे साथ कश्मीरी खाना खाया था और मेरी पत्नी के पकाने की बहुत तारीफ की थी। मेरे बच्चों के साथ भी वह खूब खेला था और इस बात के लिए सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे और मेरी पत्नी को भी शाबाशी दी थी कि इतने बरस दिल्ली में रहने के बावजूद हम और बच्चे
कश्मीरी ही बोलते हैं। खाना खाने और फिर नमकीन गुलाबी चाय पीने के बाद हमारे बीच कई मसलों पर बहस छिड़ी थी। उसकी बातों से लगता था कि उसे हर व्यक्ति और हर विचार से नफरत है, मगर वैसी ही नफरत जैसी एक बाप को अपने प्यारे बेटे से उसकी बदकारी देखकर होती है, या फिर किसी आज्ञाकारी और श्रद्धालु बेटे के मन में अपने पिता का कोई नीच कार्य देखकर पैदा होती है। उसका मानना था कि बुनियादी तौर पर आदमी कुत्ते से ज्यादा जलील और भालू से अधिक वहशी है। उसकी राय में वह दिन कायनात का सबसे तारीख दिन था जिस दिन 4 टांगों वाले जीव ने 2 टांगों पर चलना सीखा था और इस तरह अपनी जात को उबार कर बाकी मखलूकात को डुबो दिया था। यह सब कहने के बाद उसने आह भरी थी, इस दुनिया का कुछ नहीं होगा। 4 बजे के आसपास मेरी पत्नी ने उसकी फरमाइश पर कश्मीरी कहवा बनाया था। कहवा पीकर हमने और भी बहुत सारे अदबी, इल्मी, आलमी और आफाकी मसले धुने थे। 7:15 बजे वह और मैं टैक्सी से स्टेशन की ओर चल पड़े थे और इस समय 9:15 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक गाड़ी जाने कहाँ के लिए निकल पड़ी। प्लेटफॉर्म 3 पर कोई गाड़ी जाने किधर से आई, लेकिन खाली पटरी लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पुणे से आने वाली उस गाड़ी की प्रतीक्षा करते करते थक गया था, जिससे मेरे दोस्त को जम्मू जाना था। मैंने दाएं बाएं दोनों ओर दूर तक नजर डाली। खाली पटरी पर जल्दी गाड़ी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन मेरे खाली दिमाग में जल्द ही यह सवाल आया कि क्या दोस्त को उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ना मेरे लिए और हमारी दोस्ती के लिए अच्छा रहेगा? नहीं, मुझे गाड़ी के आने और फिर उसके चले जाने तक इंतजार करना होगा। गाड़ी के आने और चले जाने के बीच के समय में मित्र के सोने के लिए बर्थ का कोई न कोई इंतजाम भी करना होगा। उसे खुशी खुशी विदा करने के बाद ही खुद घर वापस जाने की चिंता करनी होगी। ठीक है, 10 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलेगी, पर 3 व्हीलर तो मिल जाएगा। तभी यथार्थ की सुध आने से मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। स्टेशन से मेरे घर तक 3 व्हीलर का किराया 15 रुपए से कम क्या होगा, मगर मेरी जेब में 5 रुपए का एक और अकेला नोट था। आधी रात को घर पहुंचकर पत्नी को जगाना और उससे 3 व्हीलर वाले को देने के लिए रुपए मांगना मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं इस नई समस्या से कैसे निपटूं। जब मेरी पत्नी की नींद टूटेगी, बल्कि तोड़ी जाएगी, तब वह मेरी हड्डी पसली तोड़ने में कौन सी कसर बाकी रखेगी। पूछेगी कि यह कौन सा चहेता भाई बहनोई आया था जिसके लिए तुमने पूरा दिन और आधी रात बर्बाद की, अपने बच्चों का पेट काट कर रोगन जोश मखनी शामी कबाब से उसका जहन्नुमी पेट भर दिया और इस पर 3 व्हीलर के किराए के तौर पर जुर्माना भी अदा किया। मैंने अपनी पत्नी के अनचाहे मेहमान की ओर दृष्टि डाली। उसने समय बिताने के लिए इवनिंग न्यूज का पर्चा खरीदा था। उसके पास जाकर मैंने भी पर्चे पर नजर डाली। 5 करोड़? मेरे मुंह से चीख से निकल पड़ी।
सुर्खी वाली खबर बड़ी सनसनीखेज थी। 5 करोड़ रुपयों का एक बड़ा भारी स्कैंडल नंगा हुआ था, जिसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ होने की संभावना थी। 5 करोड़ पढ़कर तुम्हारी लार इस तरह क्यों बहने लगी? आजकल करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं होती। उसने मेरी मूर्खता पर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पता है, आए दिन होने वाले इन सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों, जश्नों पर कितने करोड़ खर्च होते होंगे, कितनी दौलत जाया होती होगी। इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। मतलब जिस कॉन्फ्रेंस के लिए तुम यहाँ आए थे, उस पर खर्च किया गया सारा पैसा भी असल में जाया हुआ है? मैंने कहा, बिल्कुल जाया हुआ है। इतने लोगों के लिए फर्स्ट क्लास या हवाई जहाज से आने जाने का इंतजाम किया गया। 5 स्टार होटलों में इनके कमरे बुक किए गए। लंच, डिनर पार्टी, पिकनिक पर हजारों नहीं लाखों रुपए उड़ाए गए हैं। पहले बेमतलब की इन मजलिसों के बारे में फारसी में कहा जाता था, निशस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, मतलब बैठना, बातें करना और उठकर चले जाना। मगर अब इन 3 तनों के साथ एक चौथा तन भी जुड़ गया है, खुर्दन, यानी खाना पीना। इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। जाने कैसे इस बार उसका तकिया कलाम मेरे ही मुंह से निकल पड़ा। मुल्क का कुछ होगा या नहीं, मुझे फायदा जरूर हुआ। कैसा फायदा? मुझे 10 साल बाद अपनी दोस्त से मिलने का मौका हासिल हुआ। उसने पहले मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मुझे गले से लगाया। फिर मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे एक स्टॉल तक ले गया और 2 ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया। कायदे और शराफत से पेमेंट मुझे ही करना चाहिए था, मगर मेरे पास सिर्फ 5 रुपए का एक नोट था। मैं नजर बचाकर माइक पर हो रहा अनाउंसमेंट सुनने और उसे समझने की कोशिश करने लगा। मेरा दोस्त जब पर्स निकाल कर पेमेंट करने लगा तो मैंने तुरंत जेब में हाथ डाला। उसने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मेरे दूसरे हाथ में जूस का गिलास थमा दिया। ठंडा जूस पीते पीते लज्जित चेहरे से पसीने की सर्द बूंदें बहने लगीं और देखते देखते 2.5 घंटे गुजर गए। पूरे 10:30 बजे दाहिनी तरफ का सिग्नल डाउन हुआ। दूर पटरी के सिरे पर लाल बत्ती की जगह हरी बत्ती जली और कुछ देर बाद ही प्लेटफॉर्म को झकझोरती प्रागैतिहासिक कॉल के डायनासोर से भी भयानक रूप में गुर्राती रेलगाड़ी हमारे सामने पहुंचकर रुक गई। प्लेटफॉर्म पर सूटकेस लिए मर्दों, बच्चों के हाथ थामी औरतों और सिर पर सामान लादे कुलियों की भाग दौड़ और धक्का मुक्की शुरू हुई। ना उतरने वाले भीतर जाने वालों को घुसने देते और नहीं घुसने वाले उतरने वालों को बाहर आने देते थे। यह पागलपन देखकर मेरा दोस्त हक्का बक्का रह गया था। उसकी अनोखी मुस्कुराहट इस समय जैसे उसके होठों से गायब हो गई थी। अचकन काला कोट पहने टेटी प्लेटफॉर्म पर खूमी की तरह फूट पड़ा और सामने वाले काउंटर के पीछे खड़ा हो गया। दर्जन भर यात्री सामने इकट्ठे होकर उसकी ओर टुकर टुकर देखने लगे, लेकिन उसने उन पर कोई दया ना दिखाकर बेरुखी से ऐलान किया कि किसी भी कंपार्टमेंट में सोने के लिए कोई बर्थ खाली नहीं है। मेरे दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मैं बेशर्म बनकर टीटी की तरफ
बेचारगी से देखने लगा। वह सामने खड़े लोगों की अवहेलना करते हुए जाने किस अभिप्राय से इधर उधर देख रहा था, लेकिन मेरी तरफ एक दो बार उसने अजीब नजरों से जरूर देखा था। या तो उसे मुझ पर और मुझसे ज्यादा मेरे साथ चिपके मेरे दोस्त पर दया आई थी, या फिर उसने हमें तगड़ा आसामी समझा था। थोड़ी देर बाद जब उसके सामने खड़े व्यक्ति छंटने लगे तो उसने बिना किसी हिचक झिझक के मुझसे 20 रुपए मांगे। मेरे दोस्त ने तुरंत 10-10 के 2 नोट मेरे हाथ में दिए, जो मैंने मुस्कुराकर टीटी साहब के हवाले किए। टीटी ने भावहीन चेहरे से नोट जेब में रखे। मेरे दोस्त का पीला पड़ा चेहरा फिर से कश्मीरी सेब की सी लालिमा सा चमकने लगा। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कश्मीरी भाषा में कहा, अब शैतान का पेट भर गया, मुझे बर्थ मिल गई और मेरा काम बन गया। अलबत्ता इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। टीटी ने पहले जैसे भावहीन चेहरे से मुझसे टिकट मांगा। मेरे दोस्त ने अपना टिकट मेरे हाथ में रखा, जिसे मैंने टीटी के हवाले किया। उसने कंपार्टमेंट और बर्थ का नंबर लिखकर टिकट लौटाया। मेरे दोस्त ने अपना टिकट मेरे हाथ से छीन लिया और अपना कंपार्टमेंट खोजने दौड़ा। मैं भी उसके पीछे जाने लगा कि टीटी ने आवाज दी, दूसरा टिकट कहाँ है? हम में से एक को ही जम्मू जाना है। जिसे जाना है वह अपना डिब्बा ढूंढ रहा है। मैंने उसे असली बात बता दी। बात सुनकर टीटी का चेहरा क्रोध से तन गया और मेरी ओर देखकर बोला, मैं सेकंड क्लास के एक बर्थ के सिर्फ 10 रुपए लेता हूँ, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। यह मेरा उसूल है और मैं उसूल छोड़कर बेईमानी नहीं करता। उसने जेब में हाथ डाला और नफरत से मेरी ओर देखकर 10 का नोट मेरे हवाले कर दिया। मैंने नोट लिया और अपने दोस्त की तरफ नजर डाली। वह झेलम एक्सप्रेस के डिब्बों के नंबर पढ़कर अपना डिब्बा खोज रहा था। मैंने इधर उधर देखकर नोट चुपके से अंदर की जेब में डाल लिया। अब मेरे पास 15 रुपए थे। एक 5 रुपए का नोट जो मैं घर से लाया था और दूसरा 10 का नोट जो भगवान की कृपा से अभी अभी मुझे यहीं मिला था। अब मैं बिना किसी परेशानी के 3 व्हीलर में आराम से अपने घर जा सकता था और घर से 10-20 गज पहले ही किराया चुकाकर 3 व्हीलर वाले की छुट्टी कर सकता था, जिससे मेरी पत्नी को शक करने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं बस से नहीं 3 व्हीलर से घर लौटा हूँ। मैंने एक बार फिर पटरी पर खड़ी रेलगाड़ी की ओर नजर डाली। मेरा दोस्त अभी तक अपना डिब्बा पहचान नहीं सका था। दोस्ती और शराफत का तकाजा पूरा करने की नीयत से उसकी मदद करने के लिए मैं दौड़कर उसके पास पहुंच गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।